Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to study an important, that is one of the most important topic of Civil Procedure Code, that is section 11, which deals with the principle of res judicata. So let's start. Section 11 deals with the principle of res judicata. Res means the subject matter and judicata means adjudged or decided. So, any subject matter upon which a court has already given its decision, then such matter is not allowed to be reopened in any court of law. तो इसका बेसिक मीनिंग ये है कि जिस मैटर पे कोर्ट एक बार डिसीज़न दे चुकी है, अपना फाइनल डिसीज़न दे चुकी है, वो मैटर हम दोबारा कोर्ट में ओपन नहीं कर सकते। मतलब उसी मैटर के ऊपर हम दोबारा से सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। तो देखिए, सिंपल लैंग्वेज में हमारा ये सेक्शन क्या कहता है। सपोज़ हमने एक सूट फाइल की, जो फॉर्मर सूट है, सूट नंबर 1, एक कोर्ट है C1, उस कोर्ट में फ़ाइल की। फिर हमने एक सूट फाइल की है S2 और वो फाइल की है हमने कोर्ट नंबर 2 में। तो जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था फॉर्मर सूट में बिटवीन द पार्टीज़ A एंड B, और वो मैटर कोर्ट ने सुना और उसको फाइनली डिसाइड कर दिया। ठीक है, अगर वही मैटर सेम पार्टीज़ के बीच में अगर हम कोर्ट नंबर 2 में फ़ाइल करेंगे तो वो बार है बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। देखिए, इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो ये मैटर डिसाइड किया गया है, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड किया है। ठीक है, और जो डिसाइड करते टाइम कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया था, यानी यहाँ पे हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स, यानी कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया और ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग पावर कोर्ट ने अपना डिसीज़न दिया है। ठीक है, तभी उस डिसीज़न को हम रेस जुडिकाटा का उस डिसीज़न पे हम रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। सो हम क्या कह सकते हैं, एनी मैटर दैट इज़ डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू बिटवीन द पार्टीज़ which has been heard and finally decided by a court of competent jurisdiction shall not be allowed to reopen in a subsequent suit। तो यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, जो क्या कहता है कि अगर कोई मैटर जो किसी सूट में डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था, उसके ऊपर कोर्ट अपना फाइनल डिसीज़न दे चुकी है, और वही मैटर अगर हम किसी और सब्सिक्वेंट सूट में लाते हैं, ठीक है, तो हमें CPC बार करता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम उसी मैटर के ऊपर दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते। क्यों, ऐसा क्यों है? इसके मेनली हम 4 पर्पसेस को कन्फाइन कर सकते हैं। पहला ये है कि हम कोर्ट के डिसीजंस को फाइनलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम पार्टीज़ को अलाउ कर देंगे कि वो किसी भी मैटर पर बार बार लिटिगेशंस को डाल सकते हैं, तो इससे तो कोर्ट की डिग्निटी ही इन्फ्रिंज हो जाएगी, कोर्ट की कोई अथॉरिटी ही नहीं बन पाएगी। इसीलिए कोर्ट के डिसीजन को एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करने के लिए, फाइनलिटी, कंक्लूसिवनेस प्रोवाइड करने के लिए हमें ये प्रिंसिपल CPC के अंदर डालना पड़ा। मोर ओवर, अगर कोर्ट बार बार एक ही मैटर पे डील करती रहेगी तो उसका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मोर ओवर उनका जो मॉनिटरी कंसिडरेशंस हैं वो भी वेस्ट होंगी। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशंस को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अगर हम, वही बात है, अगर बार बार एक पार्टी को अलाउ करेंगे कि वो एक ही मैटर पे बार बार लिटिगेशंस डाल सकते हैं, तो इससे क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशंस होंगी। ठीक है, और इससे पार्टीज़ की राइट कभी भी असर्टेन नहीं हो पाएंगी। एक पार्टी हालांकि वो कोर्ट से डिसीज़न ले चुकी है अपने फेवर में, वो फिर भी एक फियर में रहेगी कि कहीं अगर दूसरी पार्टी ने मेरे खिलाफ़ दोबारा से सूट इंस्टीट्यूट कर दिया तो मेरी राइट
वोलेट हो सकती हैं, मुझसे मेरी राइट छीन ली जा सकती हैं। तो इसीलिए हमने ये प्रिंसिपल हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में डाला ताकि कोर्ट के डिसीजन को फाइनलिटी मिल सके, उनका टाइम बच सके, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन से बचा जा सके और पार्टीज़ की राइट को असर्टेन किया जा सके। हालांकि हमारे पास प्रिंसिपल्स ये हैं कि हम अपील कर सकते हैं, रिव्यू रिवीजन ये होते हैं, लेकिन हम दोबारा से उसी मैटर पे सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थे हमारे पर्पस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा। अब बात आती है इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज की। तो देखिए हम लाइन बाय लाइन देखेंगे इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज क्या कहती है। नो कोर्ट शैल ट्राई, तो कोई भी कोर्ट ट्राई नहीं करेगी। यहाँ पे हमारी कोर्ट कौन सी है, C2। यहाँ पे कोर्ट नंबर 2 को बार किया गया है ट्राई करने से एनी सूट और इशू। तो देखिए ये प्रिंसिपल दो चीज़ों पे अप्लाई होता है, एक सूट पे भी और एक इशू पे भी। वो सूट कौन सी सूट होगी, ऐसी सूट जिसमें इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, ऐसी सूट जिसमें जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है, या फिर ऐसा इशू जिसमें मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है, हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट। तो देखिए हमारे एग्जाम्पल में ऐसा मैटर, ठीक है, जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था कोर्ट नंबर 1 में, ठीक है, वही मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है कोर्ट नंबर 2 में। ठीक है, बिटवीन द सेम पार्टीज़, हमारी यहाँ पे पार्टी क्या थी, A एंड B, तो वही पार्टीज़ कोर्ट 2 में अपना सूट इंस्टीट्यूट करना चाहती हैं और किस मैटर पे, जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था कोर्ट नंबर 1 में, उसी मैटर पे अपना सूट इंस्टीट्यूट कर रही हैं कोर्ट नंबर 2 में। तो यहाँ पे क्या था, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए। बिटवीन सेम पार्टीज़ और बिटवीन पार्टीज़ अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। इस लाइन का मतलब है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो सकते हैं। हो सकता है पहले वाले सूट में A और B आए हों और अगली सूट में उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स फाइल कर रहे हों, ठीक है, उसी सब्जेक्ट मैटर पे, और वही मैटर इन इशू, वही डिस्प्यूट लेके आए हैं वो और सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिटवीन द सेम पार्टीज़ और बिटवीन पार्टीज़ अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन अ कोर्ट competent टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट। तो यहाँ पे जो हमारी कोर्ट नंबर 1 है वो एक कम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए, और उसकी कम्पिटेंसी किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए, वो मतलब जो कोर्ट नंबर 1 है वो कम्पिटेंट थी उस मैटर को डील करने के लिए जो मैटर हम सब्सिक्वेंट सूट में लेके आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सूट लेके आए, ठीक है, रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी। हम कोर्ट नंबर ये देखिए, हम कोर्ट नंबर 1 में लेके आए थे जब सूट, तो कोर्ट नंबर 1 की कम्पिटेंसी थी 50,000 रुपये तक की। ठीक है, तो जब हम अपना सूट लेके आए तब तो हमने अपना सूट 550,000 तक डील करवा लिया, किससे, कोर्ट नंबर 1 से। ठीक है, लेकिन अब इस कोर्ट की कम्पिटेंसी तो इतनी ही थी और हमारा सूट वैसे तो उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़, लेकिन हम उसको कोर्ट नंबर 1 में लेके आए इसी अमाउंट के लिए, ओनली 50,000 रुपीज़ के लिए। तो ये क्या कहता है हमारा रूल कि अगर कोर्ट नंबर 1 कम्पिटेंट नहीं थी उस मैटर को डील करने के लिए, तो आप वो मैटर कोर्ट नंबर 2 में लेके जा सकते हो, तब ये बार अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए क्या कहता है, इन अ कोर्ट कम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट। ठीक है, अगर ये कोर्ट C1 कम्पिटेंट थी उस सूट को डील करने के लिए कम्प्लीटली, तभी ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। इन अ कोर्ट competent to try such subsequent suit or suit in which such issue has been subsequently raised। तो ये बात हम कर चुके हैं। उसके बाद आता है and has been heard and finally decided by such court, यानी जो कोर्ट नंबर 1 है उसने उस मैटर को सुना और फाइनली डिसाइड किया। तो इसका मतलब ये है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स कोर्ट ने उसको डिसाइड किया है, तभी ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा जो हमारे सेक्शन 11 में दिया गया है सिविल प्रोसीजर कोड के। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
आप इस वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।